हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लेडिंग और साथ में ये देखेंगे कि प्लेडिंग का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स और मकासद होते हैं और इसकी क्या अहमियत होती है और ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है भाई। ठीक है, तो लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर जो सबसे अहम टॉपिक है या अहम जो पार्ट है वो है प्लेडिंग के हवाले से। तो उस हवाले से आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले यह देखेंगे कि प्लेडिंग क्या है और इसके फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ ना सिविल केसेस चलते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस में आम तौर पे क्या होता है, पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर केस स्टार्ट होता है। यानी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट देती है, उसके बाद सारा केस चलता है। और बाज़-औक़ात आप खुद भी अदालत में जाके एक दरख्वास्त दे सकते हैं जिसको कंप्लेंट या इस्तग़ासा कहते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो या तो पुलिस की तरफ से आते हैं या आपकी तरफ से सिंपल एक दरख्वास्त आती है और उसके बाद सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्रिमिनल केसेस में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी उतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिविल केसेस है ना, वहाँ पे ज़रा केस डिफरेंट है। सिविल केसेस में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, अब जब सिविल केस होता है तो आप अदालत में खुद चल के जाते हैं और अदालत को कहते हैं कि मेरा ये इशू है और आप कोई क्लेम करते हैं, कोई दावा करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे तो पुलिस की मदद से तो आप कोई रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज नहीं करवाते ना। तो जब आप सिविल केसेस में खुद से जब अदालत पेश होते हैं अपने वकील के ज़रिए, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपनी बात करनी होती है। आपने कोई रिटन में कोई चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है? और उसमें दावा करते हैं कि यार मेरा ये इश्यू है, मेरा वो है, ये फलाँ, ठीक है? तो सिविल केसेस में ज़्यादा जो फ़ोकस है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और रिटन जो फॉर्मेट होता है कि आपने जो दरख़्वास्त दी है उसमें एक्चुअली क्या है। ठीक है? अब ये यहाँ पे मैं चीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्रिमिनल केसेस में कोई आर्गुमेंट नहीं होते या प्लेडिंग नहीं होती। भाई होती है वहाँ पे, प्लेडिंग्स वहाँ पे भी होती है, रिटन में चीज़ें वहाँ पे भी दी जाती हैं। लेकिन वो जो पेपर वर्क जो है ना, वो टिपिकली जो है ना, वो आम तौर पे पुलिस ही हैंडल कर रही होती है। लेकिन सिविल केसेस में ज़रा केस डिफरेंट है। सिविल में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह पेपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है? अगर आपका कोई इशू है, आपका कोई सिविल केस है, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया है और अब आप अदालत जाना चाहते हैं, तो अदालत में जब आप दरख्वास्त देंगे तो आपका वो जो आपका जो वो प्लेंट होगा, आपकी वो जो दरख्वास्त होगी, वो कितनी वज़नी होनी चाहिए। यानी उसमें कितनी कमाल से आपने अपने मुद्दे को पेश किया होगा। ठीक है? सो रिटन जो है ना, वो उसमें ज़्यादा अहमियत होती है। इसलिए आम तौर पे कहा जाता है जो सिविल केसेज़ हैं वो रिटन पे डिपेंड करते हैं कि आप राइटिंग में तहरीरी तौर पे क्या लेके जाते हैं, और जो क्रिमिनल केसेज़ है ना, उसमें ज़्यादातर आर्गुमेंट्स की गेम होती है। जो जितना अच्छा आर्गुमेंट देता है वकील, वो उतना तगड़ा जो है ना वो क्रिमिनल केसेस जो है ना वो जीत जाता है। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे प्लेडिंग्स के बारे में जिसका ताल्लुक सिविल केसेस से है। ठीक है, सो अब प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग जो है ना, वो आमतौर पे एक वर्ड है, प्लीड वहाँ से निकला है। प्लीड का मतलब क्या होता है, मतलब दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, मिन्नत और समाजत करना कि हुजूर मेरा ये काम कर लें, मेरा वो कर दें। अब ये जो इल्तिजा होती है, ये जो रिक्वेस्ट होती है, यार ये तो हम ओरली भी करते हैं और रिटन भी करते हैं। लेकिन जब लीगल केसेस की बात आती है, जब अदालत की बात आती है, जब कानून की बात आती है, तो प्लीडिंग जो है ना हमेशा रिटन में होती है। जो रिटन में जब आप कोई दरख्वास्त करते हैं अदालत को कि हुजूर फलां बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, मैं बराए मेहरबानी वो मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलवाई दी जाए। अब ये आप उसको रिक्वेस्ट करें, वो जो आप रिटन में लिख के जाएँगे, हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये एक किस्म का ये एक ना फॉर्मल, यानी कि एक कोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो अदालत में आप पेश करते हैं, और अदालत आपसे एक्चुअली ये डिमांड भी करती है कि भाई मेरे मेरे पास मुँह उठा के ना आया करो, मुझे किसी डॉक्यूमेंट में लिख के दो कि भाई तुम्हारा क्या इश्यू है, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है जो रिटन में आप लेके जाएँगे, हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीडिंग्स बोलेंगे। अच्छा, अब इसके ना 2 हिस्से होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जब प्लेंटिफ अदालत में अपनी दरख्वास्त लेके जाता है, डॉक्यूमेंट लेके जाता है, रिटन में एप्लीकेशन लेके जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्लेंट। अब प्लेंटिफ क्या मतलब कौन होता है? ये प्लेंटिफ वो होता है जो अदालत में जाके किसी चीज़ का दावा करता है, रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है। मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो मैं जब अदालत में जाके कहूँगा कि जी फलां बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, बरा मेहरबानी वो प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। वो जो मैं दरख्वास्त लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं एक दावा कर रहा हूँ और साथ में मैं एक कंप्लेंट कर रहा हूँ किसी शख्स के खिलाफ, तो वो मैं कहलाऊँगा प्लेंटिफ। और फिर जो दूसरा बंदा होगा जिसके खिलाफ मैंने शिकायत लगाई है, हम उसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट। फिर वो डिफेंडेंट भी ना रिटन में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा
और उसको बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट। यानी जब डिफेंडेंट से कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, जब प्लेंटिफ की तरफ से कोई दरखास्त जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेंट बोलते हैं। तो प्लेडिंग के ये बुनियादी दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, पहला ऐसा प्लेंट, यानी जब प्लेंटिफ कोई दरखास्त देता है जिसको अदालत से कोई इशू होता है या जिसके खिलाफ उसने शिकायत लगानी होती है, तो वो सारा लिखता है। और जो रिटन स्टेटमेंट होती है वो डिफेंडेंट की तरफ से होती है, जिसके खिलाफ आपने अदालत में शिकायत लगाई होती है, तो वो शख्स जब अदालत में अपना वर्जन पेश करता है तो हम उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लेडिंग के। यार ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है ना, मकसद है, वो ये है कि अपने हम आइडेंटिफाई करें हमारा इशू क्या है। यानी आपने जब दरख्वास्त देनी है प्लेडिंग के अंदर, चाहे वो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट, तो भैया आपने पहले ये बताना है कि एक्चुअली इशू क्या है। और ये प्लेडिंग का मकसद ही यही है कि हमें इशू का पता होना चाहिए, नंबर वन। और हम जाके लोगों को बताएंगे भाई ये मेरा इशू है, मैं इस वजह से ये दरख्वास्त दे रहा हूँ। और दूसरा, उसमें ना अवॉइड सरप्राइजेज, यानी सिर्फ आपने काम की बात लिखनी है, टू द पॉइंट लिखना है, जो आपका रिलेवेंट इशू है वो लिखना है, बाकी कोई अनएक्सपेक्टेड क्लेम या दूसरी बातें नहीं करनी। ठीक है ना, झगड़ा प्रॉपर्टी का था, आप जनाब वो है ना किसी वो जो है ना वो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे कि यार बचपन में मुझे इसने लिफ्ट नहीं कराया, ये नहीं किया, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे साथ दगा किया, बेवफाई की, मेरे साथ जो है ना मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी उसके सामने। ठीक है ना, सो सिर्फ वही बात रखनी है जो आपका मुद्दा है। दूसरा, नैरो कन्फ्लिक्ट। जो प्लेडिंग है ना, जब आप रिटर्न में कोई चीज़ लेके जाते हैं ना, तो वो सारी सिर्फ फोकस होता है पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, इधर उधर की चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रेलेवेंट और मुतलका जो इशू होता है वो ही उसका उसका स्कोप लिमिट होता है, बाकी दूसरी बातें ख़त्म हो जाती हैं। प्लेडिंग का मकसद ही यही होता है कि आपने उस दरख्वास्त में सिर्फ पर्टिकुलर इशू के बारे में बताना है जिससे आपको तकलीफ़ है और आप क्या चाहते हैं, आपने वो लिखना होता है। और दूसरा, स्टेट फैक्ट्स फॉर ट्रायल। और दूसरा, आपने फैक्ट्स बताने हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, फलां बंदे ने ऐसे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, यानी पूरे फैक्ट्स बताने, कोई फ़िलॉसफी नहीं झाड़नी आपने। ठीक है, तो यही मकसद है हमारा प्लेडिंग का मकसद यही है। एक तो हमें इशू को आइडेंटिफाई हो जाता है, हम अवॉइड सरप्राइजेस करते हैं, दूसरी चीज़ें यानी कि गैर मुतल्लका चीज़ें माइनस हो जाती हैं, सिर्फ काम की चीज़ें लिखते हैं। जो नैरो कन्फ्लिक्ट है ना, वो नैरो हो जाता है, यानी कि सिर्फ मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखते। हालांकि एक बंदे से आपको 100 मसले हो सकते हैं, लेकिन आपने वही मसला लिखना है जिसके लिए आप अदालत में आए हैं। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ फैक्ट्स आपने बताने हैं जो ट्रायल में चलेंगे, जो इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लेडिंग। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारा जो सीपीसी है ना, इसका जो ऑर्डर नंबर 6 है ना, इसके अंदर ये बड़ी बड़ी आसान अल्फाजों में लिखे हुए हैं कि प्लेडिंग के रूल्स क्या होने चाहिए। सो बुनियादी तौर पे 4 रूल्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले, प्लेडिंग शुड स्टेट द फैक्ट्स। भाई जो आप दरख्वास्त लेके जा रहे हो ना अदालत में, तो उसमें सिर्फ आपने फैक्ट्स बताने हैं। फैक्ट्स मतलब हकीकत बताने, हकायक बताने। ये नहीं कि इधर-उधर की फ़िलॉसफ़ी, शेरो-शायरी करनी है, इस तरह कोई बात नहीं। सिर्फ़ आपने बताना है कि भाई क्या मसला है, किस बंदे ने कैसे आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, किस बंदे ने कैसे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया, दैट टू द पॉइंट एंड दैट इज़ द फैक्ट्स। सिर्फ़ फैक्ट्स, हकीकत और हकायक बताने, नंबर 1। दूसरा रूल ये है कि भाईजान वो जो फैक्ट्स हैं ना, वो मटीरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऐसे फैक्ट्स हों जिसको हम साबित भी कर सकें। ऐसे फैक्ट्स ना हो जो इममटीरियल हों, जिसको हम साबित ही ना कर सकें। ठीक है ना? अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्ट्स जो अदालत में जब आप साबित करेंगे तो फिर आपको कंपनसेशन मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हो कि फ़लाँ बंदे ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, तो फिर आपको वो फैक्ट्स बताना होगा कि फ़लाँ बंदे ने मेरी गाड़ी का जो शीशा वो तोड़ा है। या अगर आप ये कहेंगे जी फ़लाँ बंदे ने ना मेरे दिल में मुझे गालियाँ दी हैं। अब ये कौन सा फैक्ट्स है भाई साहब? ये मटेरियल फैक्ट्स तो नहीं हुआ ना। ठीक है ना? सो मटेरियल फैक्ट्स के यानी कि आपने लिखना है। अच्छा जी, दूसरा, प्लेडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। भाई जो प्लेडिंग होगी ना, जो पहली दरख्वास्त होगी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने फैक्ट्स बताने, एविडेंस नहीं देने, रिटन डॉक्यूमेंट सबूत नहीं देने। वो तो लेटर स्टेज है, वो तो बात जो केस शुरू होगा, ट्रायल होगा, तो तब हम पेश करेंगे ना। तो पहली दरख्वास्त में आपने सबूत मुहैया नहीं करने होते। ठीक है, एविडेंस नहीं देने होते। ठीक है, इस हवाले से ना हमारे पास वैसे दो किस्म के फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट प्रोबेंडा और फैक्ट प्रोबेशिया। फैक्ट प्रोबेंडा जो होते हैं वो मेन केस के मेन फैक्ट्स होते हैं, जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। और जो फैक्ट्स प्रोबेशिया होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं जो एविडेंस होते हैं।
ठीक है ना? आप अदालत में जाके ना फिर अपने आप जब कहते हैं ना कि यार एक बंदे ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, तो ये है जनाब फैक्टा प्रोबेंडा, ठीक है? और उसको साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस हो। एविडेंस का मतलब है कि फलाँ बंदे ने देखा है, कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टा प्रोबेंशिया। सो प्लेडिंग के अंदर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो अहम फैक्ट्स हैं यानी फैक्टा प्रोबेंडा वो मेंशन करने हैं। बाकी जो फैक्टा प्रोबेंशिया है वो नहीं लिखने होते इस स्टेज के ऊपर, वो बाद में हम देते हैं जब ट्रायल शुरू होता है। इसके अलावा जनाब जो फोर्थ रूल है बेस्ट फंडामेंटल रूल, फैक्ट्स शुड स्टेट इन प्लीडिंग शुड बी इन कंसाइज फॉर्म। भाई फैक्ट्स बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में हो, प्रिसाइज हो, क्लैरिटी हो, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें, इधर उधर ना बात जाएं, ठीक है, बड़ा सिंपल सादा लिखें, फोकस में लिखें। जितनी आपकी क्लैरिटी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी प्लेडिंग के अंदर, उतना ही आपका केस मजबूत होगा और आपको फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल जो है ना रूल्स बताए। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं प्लेडिंग के, वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई आपने अपनी जो प्लेडिंग आपने जब दरखास्त देनी है अदालत में, जो प्लेडिंग देनी है, जो प्लेंट देनी है, उस पर आपके दस्तखत होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। और दूसरा फिर आपने वेरीफाई करना है कि इस प्लेडिंग के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं आप उनको ऑन करते हो, यानी आप ये समझते हो कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो वो ये वेरीफाई करनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग किसी और से लिखवाते हैं ना, तो इसलिए आपको देखना ज़रूरी होता है या आपका वकील लिख रहा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा उस प्लेडिंग के ऊपर आपने एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है, एड्रेस ज़रूर लिखना, अपना नाम, एनआईसी ये वगैरह सारा कुछ, कॉन्टैक्ट नंबर भी। और दूसरा यार ये कॉम्प्लिकेटेड जुमले नहीं लिखने, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, शेर व शायरी शेक्सपियर के या गालिब की शेर व शायरी नहीं करनी भाई, सिंपल इंग्लिश, टू द पॉइंट, सिंपल पैराग्राफ, ठीक है। इसके अलावा जनाब कोई रिपीटेशन नहीं करनी, जो पहले पैराग्राफ में जो बात की है वही आखिर में दोबारा रिपीट करें। ये पेपर नहीं चल रहा पंजाब यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, जिसमें एक ही पैराग्राफ को 2-3 मरतबा बार बार पहले पैराग्राफ में भी वही जुमले लिख दिए, आखिर में भी समरी में भी वही लिख दिए, कंक्लूजन में भी वही लिख दिए, इंट्रोडक्शन में वही लिख दे। वो जी क्वेश्चन का बहुत जो आंसर जो है ना लंबा हो गया और आप खुश हो गए। भाईजान ये पेपर नहीं है, ठीक है ना, ये प्लेडिंग है, या अदालत में आप लीगल डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करनी। और दूसरा मस्ट भी ना पैराग्राफ, जो भी आपने बात लिखी ना पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है ना, पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप आपने होना है ताकि पता चले, खूबसूरत लगे और वो चीज़ आसान और सिंपल क्लियर। और हर पैराग्राफ के अंदर नई बात करनी है, ठीक है ना, मुद्दा। पैराग्राफ का मतलब यही होता है ना कि एक पैराग्राफ में एक डिफरेंट चीज़ होती है, दूसरे पैराग्राफ में डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है, तो ये आपने रखना है कि पैराग्राफ में आपने सारी चीज़ें बतानी हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर इसकी अब अहमियत का इम्पोर्टेंस क्या है प्लीडिंग की। भाई प्लीडिंग का मकसद, सबसे जो अहमियत है ना, सबसे पहले है कि ये डिटरमाइन करती है बर्डन ऑफ प्रूफ। जब अदालत में आप प्लीडिंग फाइल करते हैं, प्लेंट देते हैं या रिटन स्टेटमेंट, तो उसके बाद ही पता चलता है ना कि किसने साबित करना है, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। दूसरा ये कि यार ये जब आप अदालत में इस तरह के रिटन में प्लीडिंग लेके जाते हैं और अच्छी बना के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, तो फिर अदालत को ना फाइनल डिसीजन करने में आसानी मिलती है। दूसरा ये है कि इसमें है कि ये प्लीडिंग से ना पढ़ने से, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने से अदालत को आसानी हो जाती है कि यार वो यानी कि किसका किसका राइट है, किसका राइट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि प्लीडिंग जो है ना, जब आप आकर दरख्वास्त दायर करते हैं अदालत में, उससे जो अपोजिट पार्टी उसको भी पता चल जाता है। देखो मैं ना एक प्लेंट फाइल करता हूँ और उसमें दावा करता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, तो अदालत उसको नोटिस भेजेगी। तो इससे उस बंदे को भी पता चल जाएगा कि यार ये शख्स ने मेरे खिलाफ अदालत में सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, ठीक है ना। तो फिर वो रिटन स्टेटमेंट देगा। तो प्लेडिंग का एक मकसद ये भी है कि इससे क्या होता है कि अगले शख्स को, अगली पार्टी को पता चलेगा कि भाई मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत की है, मेरे खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर किया है, अदालत में कोई दरख्वास्त दी है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर भाई ये जो प्लेडिंग का मामला है ना, इसकी पहली वीडियो मैंने आपको बना दी है बड़ा सिंपल करके, इसके रूल्स रेगुलेशंस और इसकी मतलब, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी अहमियत, ठीक है। तो ये हमारी पहली वीडियो होगी लीगल ड्राफ्टिंग की, जिसमें हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लेडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो यार।